स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस। मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा वायरल। दरअसल बात है कि देश में E20 पेट्रोल यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। यह कहा जाता है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या सच में आपकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से आपकी गाड़ी पर इसका असर पड़ता है, यानी कि आपकी गाड़ी में खराबी होती है? ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। दरअसल बात है कि जब ये मामला सामने आया तो इसकी एक बड़ी वजह बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उसकी करीब 40 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा गाड़ी महज 12 किलोमीटर चलने के बाद गंभीर समस्या का शिकार हो गई। मनीष कश्यप ने इस मामले को E20 पेट्रोल से जोड़ते हुए सरकार की एथेनॉल नीति पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में मनीष कश्यप ने पेट्रोल निकाल करके एथेनॉल की मात्रा पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि उनकी E20 कंपैटिबल गाड़ी के बावजूद भी इंजन और फिर माइलेज से जुड़ी परेशानी सामने आई है। उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और फिर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का अलग अलग विकल्प मिलना चाहिए ताकि ग्राहक खुद तय कर सके कि उसे कौन सा ईंधन लेना है। मनीष कश्यप के इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर के बहस और तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने E20 से इंजन नुकसान जैसे व्यापक दावे को खारिज करते हुए कहा कि कंपैटिबल वाहनों के लिए ये ईंधन सुरक्षित है। ऐसे में एक तरफ वाहन मालिक सवाल उठा रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का बचाव कर रही है। पटना समेत कई जिलों में बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और फिर तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना के साथ साथ भागलपुर, पूर्णिया और फिर आसपास के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात का खतरा भी बना रह सकता है। खास करके खुले मैदान, खेत और फिर पेड़ों के नीचे मौजूद लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवा और फिर बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल भराव, पेड़ या फिर कमजोर ढांचे गिरने जैसी परेशानी भी सामने आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली चमकने के समय खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। कोचिंग विवाद में खान सर को 7 जुलाई तक मिली गिरफ्तारी से राहत, सुनवाई स्थगित। यह दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई अब 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक भी 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये मामला खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़ा है, जहां जुड़ा विवाद और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ के दौरान खान सर के सुरक्षा कर्मियों की ओर से गोली चलाई गई थी। इस मामले में उनके दोनों सुरक्षा कर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर भी अब 7 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार के यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, 5 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बराए जुलाई से नवंबर तक मिलेगी सुविधा। दरअसल बात है कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की परिचालन अवधि जुलाई से नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है, जिससे बिहार से अलग अलग शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त ट्रेन सुविधा मिल सकेगी। रेलवे के इस फैसले से खास करके आने वाले त्योहारों के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा, दीपावली और फिर छठ के समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है और कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 5 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ने से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को घर आने जाने के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुक करने से पहले संबंधित स्पेशल ट्रेन की तारीख, समय और रूट और फिर स्टॉपेज की जानकारी जरूर जांच लें। रेलवे के इस कदम से जुलाई से नवंबर तक हजारों यात्रियों की यात्रा आसान होने की उम्मीद है और त्योहारों के मौसम में भीड़ से भी राहत मिल सकती है।
बिहार में स्टेट हाईवे पर सफर होगा महंगा, 800 करोड़ का राजस्व जुटाने की तैयारी में फास्टैग से होगी वसूली। दरअसल बात है कि बिहार में स्टेट हाईवे पर सफर करने वाले गाड़ी चालकों की जेब पर जल्द अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। राज्य सरकार स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य इस व्यवस्था से करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना है और टोल की वसूली फास्टैग के जरिए की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत चयनित स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा विकसित किए जाएंगे और गाड़ियों से डिजिटल तरीके से शुल्क लिया जाएगा। फास्टैग से वसूली होने के कारण टोल प्लाजा पर नगद भुगतान की जरूरत कम होगी और गाड़ियों की लंबी कतारों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार इस राजस्व का इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव और फिर नई सड़क परियोजना में कर सकती है। बिहार में आधार कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम अब घर बैठे होगा, जाने पूरा तरीका। दरअसल बात यह है कि बिहार समेत देश भर के आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अब आधार से ईमेल आईडी जोड़ने या फिर अपडेट करने का काम अब आप घर बैठे कर सकते हैं। जुलाई 2026 से इस सुविधा को लेकर के बड़ा बदलाव लागू हुआ है और तय अवधि तक मेल अपडेट पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार धारक को ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार नंबर और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP के जरिए पहचान सत्यापित करने के बाद नई ईमेल आईडी दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को सिर्फ ईमेल अपडेट कराने के लिए बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की परेशानी कम होगी। सबसे खास बात यह है कि ईमेल अपडेट की मुफ्त सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में जिन लोगों के आधार में ईमेल आईडी दर्ज नहीं है या फिर पुराने ईमेल बदलनी है, वह तय समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कौन है IPS विकास वैभव, जिन्होंने लापरवाह SHO को पढ़ाया कानून का पाठ, अब भत्ते पर होगा जीवन यापन। दरअसल बात है कि बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी और फिर IG विकास वैभव एक बार फिर से अपने सख्त रवैये को लेकर के चर्चा में है। गया महिला थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी पर FIR दर्ज करने में लापरवाही और फिर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगा है, जिसके बाद विकास वैभव के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विकास वैभव अपनी सख्त कार्यशैली के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। यह मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें थाना स्तर पर समय से कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत मिलने के बावजूद भी FIR दर्ज करने में लापरवाही बरती गई। जांच और फिर रिपोर्ट के बाद तत्कालीन SHO खुशबू कुमारी के खिलाफ कार्रवाई की गई और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। निलंबन अवधि के दौरान खुशबू कुमारी का मुख्यालय पुलिस केंद्र गया तय किया गया है और उन्हें नियम अनुसार केवल जीवन यापन भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश गया है कि आम लोगों की शिकायत खास करके महिलाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही और फिर आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनावी लोकतंत्र को मोदी शाह से खतरा, 23 विपक्षी दलों ने CGI को लिखा लेटर, SIR पर अदालत से की बड़ी अपील। दरअसल बात है कि देश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया और फिर SIR को लेकर के विवाद और तेज हो गया है। 23 विपक्षी दलों और फिर एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिख करके चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि देश का चुनावी लोकतंत्र मोदी शाह शासन से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर के लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। पत्र में विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया को कथित रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका और फिर निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव और फिर नाम हटाए जाने जैसी प्रक्रियाओं से चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। इसी को लेकर के दलों ने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा बेहतर जरूरी है। बिहार में अनोखा लव मैरिज, स्कूल में शिक्षक शिक्षिका को हुआ प्यार, मंदिर में रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा, पुलिस से लगाई गुहार। दरअसल बात है कि बिहार के सारण जिला से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां पर एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हिमांशु कुमार और फिर शिक्षिका सरिता कुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौना में कार्यरत बताए जा रहे हैं और कुछ समय तक चले प्रेम संबंध के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमांशु और फिर सरिता ने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। जब शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके
करके कहा कि वे बालिग हैं और फिर अपनी मर्जी से शादी की हैं। हालांकि नवविवाहिता जोड़े का आरोप है कि शादी के बाद उन्हें शिक्षिका के परिजनों से की ओर से धमकियां मिल रही है और फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अब शिक्षक दंपति ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस और फिर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों फिलहाल गोपनीय स्थान पर रहने को मजबूर बताए जा रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अनोखी लव मैरिज का मामला पूरे सारण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का MOU। दरअसल बात है कि बिहार में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग और SUDCO के बीच 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्तीय पोषण का MOU हुआ है। सरकार का कहना है कि ये समझौता बिहार के शहरी विकास में अहम भूमिका निभाएगा। योजना के तहत राज्य में करीब 3 लाख एकड़ से अधिक के क्षेत्र में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां इन नए शहरों में सड़क नेटवर्क, पेयजल, सीवरेज, बिजली, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य केंद्र और फिर दूसरे जरूरी नागरिक सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। किसानों को भी लैंड पुलिंग के माध्यम से इस योजना में भागीदारी बनाने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और लाखों रोजगार और फिर स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग पासवान। दरअसल बातें है कि बिहार के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के अभी एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्री आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए सवाल उठाया है कि अगर पुलिस का इरादा मारने का होता तो फिर गोली सिर या फिर छाती में मारी जाती। जब वहीं पर उन्होंने चिराग पासवान के भरत तिवारी के परिवार से मिलने पर कहा कि जरूरी नहीं कि जो चिराग करे वही हम भी करें। या दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करके इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने एनकाउंटर को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और वे इस लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा है कि वे वरिष्ठ नेता हैं और फिर उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनकी अपनी सोच है और फिर अपनी कार्यशैली है। इस तरह भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के एनडीए के भीतर ही अलग अलग राय खुल करके सामने आ रही है और फिर दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री है। बिहार में जमाबंदी सुधार कराने वालों का नहीं लगेगा 1 भी रुपया, बस यहां से करे आवेदन। सरकार ने जारी किया नया आदेश। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन की जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधारने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन करने पर किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब रैयत अपनी जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा, रकबा या फिर अन्य गलतियों को ठीक कराने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब सरकार ने अधिकारियों को ऐसे आवेदनों का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद अंचल स्तर पर रिकॉर्ड और कागजात की जांच की जाएगी और फिर दावा सही पाए जाने पर जमाबंदी में सुधार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को बिचौलियों और फिर कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से बचना तथा जमीन से जुड़े सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी सुधार के लिए लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर भी जोर दिया है। हाल ही में विभाग ने लाखों जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य तय करते हुए अधिकारियों को लंबित आवेदनों के तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया है। ऐसे में जमीन मालिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर इसके लिए किसी एजेंट या फिर बिचौलियों को पैसा देने की जरूरत नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी की जेड सिक्योरिटी हुई बहाल, मिली बुलेट प्रूफ गाड़ी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड कैटेगरी की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है। दरअसल पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती को लेकर के बिहार की सियासत काफी गरमाई गई थी। राजद नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे और फिर इसे लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। अब सुरक्षा व्यवस्था में दोबारा बदलाव करते हुए दोनों वरिष्ठ नेताओं को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस फैसले के बाद लालू यादव और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा में विशेष जवानों की तैनाती रहेगी और आवाजाही के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुविधा भी मिलेगी। सुरक्षा बहाल किए जाने की खबर सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बिहार सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर कितना लेता है टैक्स,
आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल बातें हैं कि बिहार में पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के पीछे बिहार का टैक्स ढांचा बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पेट्रोल डीजल पर VAT के ऊपर 30% तक का सरचार्ज लगाया जाता है, जो इसे दूसरे राज्यों के मुकाबले अलग बनाता है। इसी वजह से बेस प्राइस, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन जुड़ने के बाद राज्य स्तर का टैक्स आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालता है। देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने का तरीका अलग है, जहाँ कहीं पर तय प्रतिशत में VAT वसूला जाता है तो फिर कहीं प्रति लीटर न्यूनतम टैक्स की व्यवस्था है। कुछ राज्य VAT के साथ अतिरिक्त सेस या फिर सरचार्ज भी लगाते हैं, इसलिए एक ही पेट्रोल डीजल की कीमत अलग अलग राज्य में काफ़ी बदल जाता है। बिहार में 30% सरचार्ज की व्यवस्था को लेकर कि अब टैक्स का गणित चर्चा में है। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य की तुलना में बिहार के कई शहरों में पेट्रोल डीजल महंगा दिखाई देता है और इसका सीधा असर वाहन चालकों के साथ साथ माल ढुलाई और फिर रोजमर्रा की चीज़ों की लागत पर भी पड़ता है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का शेड्यूल जारी, 3687 पदों के लिए 15 जुलाई तक करे आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 3687 संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र समेत कुल 6 विषयों में नियुक्तियां की जाएगी। सबसे ज़्यादा 674 पद अंग्रेजी में हैं, जबकि इतिहास में 662, हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, राजनीति विज्ञान में 596 और समाज शास्त्र में 533 पद निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी HED समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले भर्ती की से जुड़ी योग्यता, जरूरी दस्तावेज, आरक्षण और फिर अन्य दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ लें और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर दें। करंट का झटका लगा और कट गए दोनों हाथ। बैठकर रोने के बजाय ब्रजेश ने 2 पैरों को ही बना लिया हाथ। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिला के रहने वाले ब्रजेश कुमार की कहानी हिम्मत और जज्बे की मिसाल बन गई है। साल 2015 में मैट्रिक की परीक्षा के बाद उन्हें 11,000 वोल्ट का करंट लग गया था, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। लंबे इलाज के बाद उनकी जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े, लेकिन इस हादसे के बाद भी ब्रजेश ने हार नहीं मानी। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले ब्रजेश ने अपने दोनों पैरों को ही अपना हाथ बना लिया और पैरों से लिखना सीख करके दोबारा पढ़ाई शुरू की। उन्होंने साल 2023 में इंटर की परीक्षा पास की और फिर अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल चलाने से लेकर के लिखने पढ़ने तक के कई काम वे अपने पैरों से ही करते हैं। सबसे खास बात यह है कि ब्रजेश पिछले 3 साल से अपने गांव के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। वे पहले से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं और फिर खुद भी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों हाथ गंवाने के बावजूद ब्रजेश ने जिस तरह अपने पैरों से अपनी ज़िंदगी की नई कहानी लिखी है, वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। बिहार सरकार का फैसला 12 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार के 12 जिलों के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मार्च 2026 में आंधी तूफान और फिर ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिलों की 111 प्रखंडों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन इलाकों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में फसलों के 33% से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने का आकलन किया गया है। ऐसे किसानों को सरकारी नियमों के तहत फसल क्षति का मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है, जिससे प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसान परिवार को आर्थिक राहत मिल सकेगी। सरकार के इस कदम से प्रभावित जिलों के हजारों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह किसान के आकलन और ज़रूरी प्रक्रिया के बाद पात्र किसानों तक सहायता राशि पहुंचाई जाएगी, ताकि वे अपनी फसल की तैयारी कर सकें और फिर खेती में हुए आर्थिक नुकसान से उबर सकें। बिहार में मानसून की दगाबाजी, जून में 46% कम बरसे बादल, जुलाई में कैसा रहेगा मौसम। दरअसल बात यह है कि बिहार में इस बार मानसून ने लोगों को निराश किया है। जून 2026 में बिहार में सामान्य से करीब 46% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में बिहार में वास्तविक मासिक वर्षा 87.8 मिलीमीटर रही है, जिससे कई इलाकों में गर्मी और फिर उमस का असर बना रहा। अब जुलाई को लेकर भी बहुत ही राहत वाली खबर सामने नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई 2026
2024 में बिहार के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर जुलाई में राज्य की यानी कि बिहार की सामान्य बारिश 340 मिलीमीटर मानी जाती है, लेकिन इस बार कई जिले में बारिश इससे कम रह सकती है। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई में बारिश की गतिविधियां कुछ बेहतर हो सकती है और फिर उत्तर बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पर बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने की आशंका है। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही पूरा सिस्टम लीक हो रहा, आरजेडी का बक्सर वाले वीडियो से बिहार सरकार पर वार। दरअसल बात है कि बिहार के बक्सर जिले से सामने आया एक वीडियो को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने वीडियो शेयर करते हुए दावा कर दिया है कि 9वीं से 11वीं कक्षा के त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बारिश के पानी में बह गए हैं। इसी को लेकर के पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले प्रश्न पत्र लीक होते थे, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अब पूरा सिस्टम ही लीक हो रहा है। पार्टी ने बक्सर की घटना को शिक्षा व्यवस्था और फिर सरकारी सिस्टम की बदहाली से जोड़ते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अलग दावा किया गया है, जहां उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़ा सारा सामान सुरक्षित है और फिर परीक्षा भी तय समय पर संपन्न हुई। ऐसे में एक तरफ आरजेडी वीडियो के जरिए सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग नुकसान के दावे से इनकार कर रहा है। टूटते रिश्ते को मिला नया जीवन, बिहार राज्य महिला आयोग की पहल से फिर हुए एक पति पत्नी। दरअसल बात है कि बिहार राज्य महिला आयोग की पहल से टूटने की कगार पर पहुंचा एक रिश्ता फिर से जुड़ गया है। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद और फिर आपसी मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए थे। मामला जब महिला आयोग तक पहुंचा तो फिर आयोग ने दोनों पक्षों को बुला करके उनकी समस्याएं सुनी और रिश्ते को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। आयोग की पहल पर पति पत्नी की काउंसलिंग की गई और फिर दोनों को आपसी बातचीत से विवाद खत्म करने के लिए समझाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद आयोग के प्रयास से गलतफहमियां दूर हुई और पति पत्नी ने पुराने विवाद को पीछे छोड़ करके फिर से साथ रहने का फैसला किया। बिहार राज्य महिला आयोग की इस पहल के बाद बिखरने की कगार पर पहुंचा परिवार एक बार फिर से जुड़ गया है। पति पत्नी के दोबारा एक होने से परिवार में खुशी का माहौल है और ये पूरा मामला दिखाता है कि सही समय पर बातचीत, समझाइश और फिर काउंसलिंग से कई रिश्तों को नया जीवन दिया जा सकता है। बिहार में बनेगी लिथियम आयन बैटरी, इस जिले में लगेगा प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। दरअसल बात है कि बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। गोपालगंज जिले के हथुआ औद्योगिक क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी निर्माण का नया प्लांट तैयार स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण में करीब 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है और फिर उत्पादन साल 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इस फैक्ट्री को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जहां पर मोबाइल फ़ोन, इन्वर्टर, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और फिर इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां तैयार की जाएगी। परियोजना की पूरी क्षमता तक पहुंचने के बाद बड़े पैमाने पर बैटरी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिहार में आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस प्लांट के शुरू होने से गोपालगंज और आसपास के इलाकों के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। जहाँ तकनीकी और फिर गैर तकनीकी नौकरियों के साथ परिवहन, पैकेजिंग, मशीनों की देखरेख और फिर सप्लाई जैसे सहायक क्षेत्रों को भी फायदा मिल सकता है, जिससे स्थानीय कारोबार और फिर आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। बिहार में 29 करोड़ रुपए से बदलेगी बीरपुर एयरपोर्ट की तस्वीर, 3 किलोमीटर लंबा बनेगा रनवे, सीमांचल इलाके में फायदा। दरअसल बात है कि बिहार के सुपौल जिले में स्थित बीरपुर एयरपोर्ट की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 29 करोड़ 56,99,000 रुपये की मुआवजा राशि मंजूर की गई है। इसके तहत करीब 88 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी है, जिससे एयरपोर्ट के बड़े स्तर पर विकास का रास्ता साफ होगा। योजना के तहत बीरपुर एयरपोर्ट की रनवे को करीब 3 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। रनवे के विस्तार के बाद यहां पर बड़े विमानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेगी और भविष्य में नियमित हवाई सेवा शुरू होने का रास्ता भी आसान हो सकता है। एयरपोर्ट के विकास से नेपाल सीमा से सटे इलाकों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना का फायदा सुपौल के साथ सीमांचल और आसपास के बड़े इलाकों को मिल सकता है, जहां हवाई संपर्क बेहतर होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार और फिर निवेश के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। या वहीं पर लोगों के लिए बड़े शहरों तक पहुंचना भी आसान हो सकता है।
दोस्तों अगर आप किशनगंज या सीमांचल से अपनी प्राइवेट गाड़ी, निजी गाड़ी लेकर के नेपाल घूमने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही ये खबर है। नेपाल सरकार ने भारतीय गाड़ियों के प्रवेश और निकासी से जुड़े नियमों को अब सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नेपाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, वापसी के समय एग्जिट दर्ज नहीं कराने पर भी भारी जुर्माना, वाहन जब्त होने और यहां तक कि नीलामी की कार्रवाई भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं नए नियम के बारे में कि आखिर ये नया नियम क्या है और भारतीय गाड़ी चालकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि भारतीय गाड़ी मालिकों को, ड्राइवरों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको इसके बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर फॉलो नहीं किए हुए हैं तो। दरअसल बात है कि नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों और निजी वाहन चालकों के लिए नियम अब पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं। जब पिछले एक सप्ताह से नेपाल प्रशासन ने निजी वाहनों के प्रवेश और निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। अब यदि आप अपनी कार, बाइक या अन्य निजी वाहन से नेपाल जाना चाहते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले नेपाल कस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अस्थायी वाहन प्रवेश घोषणा यानी कि टेम्पररी व्हीकल इंपोर्ट डिक्लेरेशन भरना होगा। इस आवेदन में आपको नेपाल में प्रवेश करने वाले बॉर्डर का नाम, वापसी के लिए निकासी गेट, नेपाल में रहने की अवधि, चालक का विवरण और वाहन से जुड़ी जानकारी जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। आवेदन पूरा करने के बाद एक QR कोड या फिर रेफरेंस नंबर जारी किया जाएगा। इस कोड को नेपाल के संबंधित भन्सार यानी कि सीमा शुल्क कार्यालय में दिखाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और वाहन को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जी हाँ, नेपाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो फिर गाड़ी जब्त किया जा सकता है और निर्धारित समय के बाद उसकी नीलामी तक की कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर केस में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। उनके बयान से बहस छिड़ गई है। दरअसल बात है कि बिहार में हुए भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद लगातार कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे इन सवालों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस मुठभेड़ को लेकर के पुलिस या कार्रवाई पर तीखे सवाल दागे हैं और इनकाउंटर की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या वे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे मुसलमान और दलित की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म इन्हीं पर होता है, लेकिन नाइंसाफ़ी जहाँ भी होगी वे उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने बिहार के भरत भूषण तिवारी मामले का पुरजोर जिक्र किया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बयान में दावा किया है कि बिहार में एक 28 साल के नौजवान बच्चे भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर करके उसे गोली मार दी गई। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उस नौजवान ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों ने घेरा बना करके उसे पहले 2 गोलियां मारी। इसके बाद जब उसे पुलिस की गाड़ी में डाला गया तब 3 और गोलियां मारी गई, जिससे उसकी जान चली गई। असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर के कहा कि वे इनकाउंटर के सख्त खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब देश में अदालत, कानून और फिर संविधान मौजूद हैं तो इनकाउंटर के जरिए इंसाफ नहीं दिया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बहुत लोग भरत भूषण तिवारी को नहीं जानते हैं कि आखिर वो कौन है। तो आपको बता दें कि भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिलोटी गाँव के रहने वाले थे। वे स्थानीय स्तर पर काफ़ी सक्रिय और सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाले युवा थे। दोस्तों, अगर आप भी किशनगंज, ठाकुरगंज, गलगलिया या फिर बागडोगरा रूट पर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जहाँ हल्दीबारी, सिलीगुड़ी, बालूघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन अचानक से बागडोगरा स्टेशन पर फेल हो गया, जिससे पूरी रेल सेवा प्रभावित हो गई है। जब ट्रेन करीब 2.5 घंटे की देरी से चली और इस वजह से हजारों यात्रियों को गर्मी में स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। ठाकुरगंज पहुंचे एक यात्री ने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर रेल व्यवस्था कब सुधरेगी।
हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बागडोगरा रेलवे स्टेशन पर हल्दीबाड़ी सिलीगुड़ी बालूरघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन अचानक से फेल हो जाने से रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इस तकनीकी खराबी के कारण ठाकुरगंज, गलगलिया और फिर किशनगंज सहित कई स्टेशनों पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही बागडोगरा स्टेशन पहुंची, उसके इंजन में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। लोको पायलट ने इंजन को दोबारा चालू करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियर और फिर तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक जांच और फिर मरम्मत की कोशिश की गई, लेकिन जब इंजन ठीक नहीं हो सका तो फिर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे यार्ड से दूसरा इंजन मंगवाया गया। इंजन आने और उसे ट्रेन से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लग गया। इसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे की देरी से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। इस देरी का असर पूरे रूट पर देखने को मिला है। नक्सलबाड़ी, गलगलिया, ठाकुरगंज और किशनगंज स्टेशन पर यात्री घंटों ट्रेन का इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी के बीच कई यात्री रेलवे के पूछताछ काउंटर पर जाकर के जानकारी लेने के लिए परेशान नजर आए। सबसे ज़्यादा दिक्कत रोजाना सफ़र करने वाले कर्मचारियों, मरीजों और फिर परीक्षार्थियों को हुई, जब कई यात्रियों ने रेलवे की तकनीकी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, किशनगंज में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, यानी कि किशनगंज में जमीन के नीचे से ट्रेन चलेगी। जहाँ इस तकनीक पर अब काम शुरू हो गया है। ये किशनगंज, कटिहार और सीमांचल वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि सीमांचल क्षेत्र, खास करके किशनगंज और कटिहार के लोगों के लिए एक नई चीज़ है कि ज़मीन के अंदर से अब ट्रेन चलेगी। केंद्र सरकार देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक पर काम कर रही है। करीब 51,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अंडरग्राउंड डबल रेलवे लाइन का एक हिस्सा बिहार से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना से न सिर्फ रेल संपर्क मजबूत होगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हुए तो। दरअसल बात यह है कि बिहार के किशनगंज और कटिहार जिले जल्द ही देश की एक ऐतिहासिक और रणनीतिक रेल परियोजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने वाली संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर में अंडरग्राउंड डबल रेलवे लाइन बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। करीब 51,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर होगी। इसमें करीब 45 किलोमीटर रेल लाइन बिहार के कटिहार और किशनगंज जिले से होकर के गुजरेगी, जबकि बाकी हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। ये रेल मार्ग पश्चिम बंगाल के कुमेदपुर से शुरू होकर के आमबारी, फालाकाटा तक जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत की रेल कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। यह चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण भूभाग है। इसकी चौड़ाई कई स्थानों पर केवल 20 से 25 किलोमीटर है और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा चीन की सीमाओं के बेहद करीब स्थित है। दोस्तों, अब बिहार वासियों को हार्ट, ब्रेन, कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर बार पटना, दिल्ली या फिर दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार सभी जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, भागलपुर हो, सभी जिलों में ये चीज़ लागू होगा। वहीं पर अगर यह योजना समय पर लागू होती है तो किशनगंज समेत पूरे बिहार के लाखों मरीजों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार की योजना है कि 15 अगस्त से पहले बिहार के जिला अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज जिला स्तर पर ही संभव हो सके। इस योजना के तहत किशनगंज सहित बिहार के 36 जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक मशीनों की व्यवस्था और जरूरी स्वास्थ्य संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि मरीजों को छोटी बड़ी हर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़
ना लगानी पड़े। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पतालों को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी कि IPHS के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर हार्ट, ब्रेन, कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसी विभाग विकसित किए जाएंगे। इन विभागों में प्रशिक्षित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। योजना के तहत जिला अस्पतालों में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एडवांस ICU वेंटिलेटर, उसके बाद कार्डियक मॉनिटर, डायलिसिस यूनिट, कैथ लैब, ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की संख्या कम होगी। यह साथ ही इलाज के नाम पर होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से भी लोगों को राहत मिलेगी। यदि ये योजना पूरी तरह से लागू होती है तो किशनगंज जैसे जिलों के मरीजों को हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर और फिर किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पटना या फिर दूसरे महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने ही जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती है और जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं कब तक शुरू की जाती है। अगर ये योजना सफल होती है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं यानी कि टोटो चलाते हैं या आपके परिवार में कोई ई रिक्शा टोटो चालक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में इन दिनों कई ई रिक्शा चलते चलते अचानक बंद हो जाते हैं। जी हाँ, शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ लिथियम आयन बैटरी वाले ई रिक्शों को मोबाइल ऐप के जरिए रिमोट बंद किया जा सकता है। इस घटना ने हजारों चालकों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तकनीकी लोगों की सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बन रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। आपको बता दूं कि पूरे बिहार में ई रिक्शा चालकों के सामने एक नई और गंभीर समस्या सामने आई है। खास करके पटना में ही ज्यादा देखा जाता है, जब कोई ई रिक्शा सड़क पर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, जिससे चालक और फिर यात्री दोनों परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ आधुनिक लिथियम आयन बैटरी वाले ई रिक्शों को मोबाइल ऐप के जरिए रिमोटली नियंत्रित यानी कि बंद किया जाता है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पटना और फिर आसपास के इलाकों में करीब 200 से 250 ई रिक्शे इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। जब शुरुआत में चालकों को लगा कि गाड़ियों में तकनीकी खराबी आई है, लेकिन मैकेनिकों की जांच में अधिकांश मामलों में कोई यांत्रिक खराबी नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS पर गया। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन ई रिक्शों में ब्लूटूथ आधारित लिथियम आयन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है और जिनकी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, उनमें कोई भी व्यक्ति नज़दीक से संबंधित मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट होकर के बैटरी को बंद कर सकता है। यानी कि एक मोबाइल ऐप आता है, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी चलते हुए ई रिक्शे को बंद कर सकता है, उसको रुकवा सकता है और उसको चालू भी कर सकता है। इस ऐप का नाम है BMS। हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऐप भी दिखा रहे हैं जो कि प्ले स्टोर में अभी भी मौजूद है। इस प्ले स्टोर से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप से किसी भी ई रिक्शा को कंट्रोल किया जा सकता है जो लिथियम आयन बैटरी वाले ई रिक्शा हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए जिनमें मोबाइल ऐप के माध्यम से चलते हुए ई रिक्शों को बंद करते हुए दिखाया गया है। कुछ लोग इसे हैकिंग भी कहते हैं कि ई रिक्शा को हैक किया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पूरी तरह हैकिंग कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये कमजोर सुरक्षा वाले ब्लूटूथ सिस्टम का दुरुपयोग है। ऐसे मामले केवल पटना तक सीमित नहीं है, दिल्ली समेत देश के कई शहरों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई है। इससे सड़क सुरक्षा के साथ साथ हजारों ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जिन लोगों के ई रिक्शों में लिथियम आयन बैटरी लगी है वे अपने अनाधिकृत सर्विस सेंटर या फिर बैटरी विक्रेता से संपर्क करके BMS का फर्मवेयर अपडेट कराएं, ब्लूटूथ एक्सेस को सुरक्षित करें और डिफॉल्ट सेटिंग्स। दोस्तों, केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां खराब हो रही है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है और यहां तक कि माइलेज भी कम दे रही है। जी हाँ, पूरे देश में इथेनॉल को लेकर के बवाल मचा हुआ है,
क्योंकि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है और इस इथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जहां पर पहले लोगों के बाइक पर अगर 50 माइलेज देते थे तो वहीं पर अब 40 माइलेज दे रही है। वहीं पर कोई फोर व्हीलर अगर पहले 20 माइलेज देता था तो वही अब 14 से 15 माइलेज पर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में 40 लाख गाड़ियां कबाड़ बनी हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि मनीष कश्यप का है। आप जानते होंगे यूट्यूबर है और पूर्व भाजपा नेता भी है। उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया है, उनकी गाड़ी के साथ खुद इस तरीके का कारनामा हुआ है। उनकी गाड़ी का पूरा इंजन खोला गया, पूरे गाड़ी को खोला गया, उसके बाद उसकी गाड़ी सही हुआ है। यानी कि गाड़ी से जब पेट्रोल निकाल करके बोतल में डाला गया तो उसमें दिखाया गया है कि आधी बोतल में पेट्रोल है और आधी बोतल में इथेनॉल है, यानी कि 50-50%। जब मनीष कश्यप का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसे में आपसे भी सवाल है कि क्या आपकी गाड़ी की भी माइलेज कम हुई है या फिर इथेनॉल की वजह से आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि देश में E20 पेट्रोल यानी कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल के मिश्रण को लेकर के एक से बढ़कर एक ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जिनके बारे में जान करके बाइक और कार मालिकों के बीच असंतोष पनप रहा है। माइलेज घटने, परफॉर्मेंस बिगड़ने और यहां तक कि इंजन पार्ट्स खराब होने की कथित खबरों के बीच अब बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके पीछे उन्होंने अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में खराबी और फिर पेट्रोल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण का हवाला दिया है। मनीष कश्यप ने दावा किया है कि उनकी मात्र 2 महीने पुरानी और 12,000 किलोमीटर चली टोयोटा इनोवा